नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। ऑपरेशन सिंदूर कितनी दूर तक जाएगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब तक पाकिस्तान में एक भी आतंकी जिंदा है, जब तक पाकिस्तान में आतंकियों का एक भी कैंप मौजूद है और जब तक पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह देने वाले खैर ख्वाह मौजूद हैं, यानी कि सरहद पार जब तक आतंक के आखिरी ताबूत में कील गाड़ नहीं दी जाती, तब तक भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर पाकिस्तान को एक साथ दो संदेश दिए। पहला कि आदमपुर पर पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है कि उसने अपने हमलों में आदमपुर को तबाह कर दिया था, और दूसरा और सबसे अहम संदेश ये कि आतंक के आकाओं की नींद अब हराम रहेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये गूंज आदमपुर एयरबेस से उठी। इससे जवानों में हौसला आया। वतन पे जान निसार करने का नया मादा पैदा हुआ। और इस गूंज के साथ ये तस्वीर दूर पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ाने के लिए काफी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, सीढ़ियन ते मैं बात तोड़ाऊं। तबे गुरु गोविंद सिंह नाम का अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर खड़े थे। उनके ठीक पीछे भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई दे रही थी और उस फाइटर जेट पर लिखा था, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से सो नहीं पाते। इस एक तस्वीर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता पर कतई आंच नहीं आने देगा। वो दुश्मनों के पायलट ही नहीं, सारे दुश्मनों को सोने नहीं देगा। वो परमाणु शक्ति की धौंस को नहीं सुनेगा। वो जहां तक हो सकेगा दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारेगा और पाकिस्तान के आतंक और पाखंड को भारत चलने नहीं देगा। मुझे गर्व है आप सब। आदमपुर में भारत माता की ये जय जयकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पाकिस्तान के कई झूठ को बेनकाब करने के लिए भी जरूरी थी। दरअसल पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को लेकर 7 झूठ फैलाए थे। झूठ नंबर 1, पाकिस्तान ने आदमपुर रनवे पर हमला किया। झूठ नंबर 2, पाकिस्तान ने आदमपुर में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को मार गिराने का दावा किया था। झूठ नंबर 3, आदमपुर रडार पर ड्रोन से हमला किया गया। झूठ नंबर 4, पाकिस्तानी मिसाइल ने एयरक्राफ्ट को ध्वस्त किया। झूठ नंबर 5, आदमपुर में 60 लोगों को मारा। झूठ नंबर 6, आदमपुर का फर्जी सैटेलाइट इमेज दिखाया। और झूठ नंबर 7, आदमपुर एयरबेस कई सालों से एक्शन में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिकों के बीच आदमपुर एयरबेस पर पहुंचना पाकिस्तान के झूठ पर भारत के शौर्य की स्ट्राइक साबित हुई। ऑपरेशन सिंदूर वाली स्ट्राइक की तो बात ही अलग है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। और इसका श्रेय आप सभी को जाता है।
मुझे गर्व है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खास है आदमपुर एयरबेस, जो पाकिस्तान की नजरों में किरकिरी बना हुआ है। आदमपुर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस है। यहाँ पर वायुसेना के विमानों का संचालन और रखरखाव होता है। यहाँ से पाकिस्तान के साथ मिलने वाली नियंत्रण रेखा महज 100 किलोमीटर दूर है। इस एयरबेस पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आई है। यहीं पर भारत का ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है, जिसने पाकिस्तानियों की नींद हराम कर रखी है। और भारत पाकिस्तान के बीच 1965 की युद्ध में इस एयरबेस की सबसे अहम भूमिका रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे जवानों से मिलना, उन जवानों का कंधा थपथपाना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी जान बचाकर न जाने कहां छुपे हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के बीच और वो भी आदमपुर एयरबेस पर जाकर पाकिस्तान को सीधा पैगाम दे दिया है कि संभल जाओ, नहीं तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर से बता दिया कि पाकिस्तान में बसे आतंकियों और उनके आकाओं ने आदमी की तरह रहना नहीं सीखा, तो शैतानों की तरह उन्हें मरना होगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आज भारतीय सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी कश्मीर में मिली है। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 3 आतंकवादी आज मार गिराए गए। इन आतंकवादियों के ढेर होने के साथ सेना का ऑपरेशन किलर कामयाब माना जा रहा है, लेकिन यह कामयाबी का एक छोटा सा हिस्सा भर है। असली नजर तो उन आतंकवादियों पर है जिन्होंने पहलगाम में 26 बेगुनाहों को मारकर हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाए थे। उनके पोस्टर उनकी मौत का वारंट बनकर अब शहर में जगह जगह घूम रहे हैं। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों के कातिल आतंकवादियों की धरपकड़ में ये 3 आतंकवादी मार गिराए गए। ये तीनों जम्मू और कश्मीर के शोपियां के केल्लर इलाके में थे। इनके बारे में सेना को जानकारी मिली कि ये शुक्रू के जंगलों में छुपे हुए हैं। ये भी जानकारी मिली कि इन आतंकियों के रिश्ते पहलगाम के आतंकियों से जुड़े हुए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं, उनमें शाहिद अहमद कुट्टे, जो कि शोपियां का ही रहने वाला है, वो हो सकता है। और शाहिद अहमद कुट्टे का घर पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया था। इसके अलावा अदनान डार, जो कि लश्कर का आतंकवादी है, वो हो सकता है। अब तक की जानकारी जो सूत्रों से मिली है, इन 3 आतंकवादियों में 2 आतंकवादी पाकिस्तानी हो सकते हैं। शोपिया में ऑपरेशन केल्लर में मार गिराए गए आतंकवादियों का मोडस ऑपरेंडी वैसा ही है जैसा पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों का था। उसको हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि शोपिया में एनकाउंटर में क्या हुआ। लश्कर-ए-तैयबा के तीनों आतंकी केल्लर के जंगलों में स्थित अपने ठिकानों में छुपे हुए थे। इनमें से लश्कर का कमांडर शाहिद कुट्टे शोपिया के छोटी पोरा हरिपोरा का रहने वाला था, जो लश्कर के ए कैटेगरी का आतंकी था। वो मार्च 2023 को लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। 8 अप्रैल 2024 को डेनिस रिजॉर्ट में फायरिंग की घटना में शामिल था, जिसमें 2 जर्मन पर्यटक और एक ड्राइवर घायल हुए थे। वहीं 18 मई 2024 को हीरपोरा शोपिया में बीजेपी सरपंच की हत्या में भी इसका हाथ था। 3 फरवरी 2025 को बेहीबाग कुलगाम में टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या में भी इसके शामिल होने की आशंका है। वहीं दूसरा आतंकी अदनान शफीडार शोपिया के वाडनू मेलहोरा का रहने वाला था।
जो तैयबा का सी कैटेगरी का आतंकी था। वो 18 अक्टूबर 2024 को एलईटी में शामिल हुआ था। उसने 18 अक्टूबर 2024 को ही वाची शोपिया में एक बाहरी मजदूर की हत्या कर दी थी। तीसरा आतंकी आमिर बशीर शोपिया का रहने वाला था, जो लश्कर तैयबा के मुखौटे संगठन टीआरएफ से जुड़ा था। यही टीआरएफ है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आमिर सी कैटेगरी का आतंकी था। सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की और काफी देर तक जंगल के अंदर जो है वो फायरिंग चलती रही और इस फायरिंग में 3 हार्डकोर आतंकवादी मारे गए हैं। दूसरी तरफ उन आतंकवादियों की धरपकड़ तेज हो गई है। उन आतंकवादियों की तस्वीरें तो घटना के बाद आ ही गई थी, लेकिन अब उन्हें थानों में भी लगाया जा रहा है। इनमें से एक आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर है, तो बाकी 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं, जिनका नाम अली भाई और हाशिम मूसा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, और जिस तरीके से उन्होंने बीते 4-5 दिनों में, जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उनकी जो बयान आए उसको एक विश्लेषण करके देखते हैं। राष्ट्र के नाम संदेश जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, उसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया था, आपको अच्छे से याद होगा। जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीज फायर के उस होने के बाद ट्रंप की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने चाहे ट्रंप हो या फिर पाकिस्तान, हर एक बात का करारा जवाब कल के अपने भाषण में और आज सैनिकों के बीच में दिया। ट्रंप की ट्रेड बंद करने की धमकी पर भी भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। इसे कहते हैं नहले पे दहला। पीएम मोदी की ये बात अमेरिका को ये संकेत देने के लिए काफी है कि भारत आज जो आतंकवाद की वजह से झेल रहा है, अमेरिका भी 9/11 के हमले में इसी आतंकवाद का भुगतान रहा है। 9/11 के हमले में अमेरिका ने जो झेला, पीएम ने अपने संबोधन में उस काले दिन को याद दिलाने की कोशिश की। पीएम मोदी से ठीक पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी ट्रेड की धमकी ने भारत पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। Let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने तीखे संबोधन में साफ कर दिया, टेरर और ट्रेड साथ नहीं चलते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी।
हमारा देश एक मुल्क का पड़ोसी होने की सजा पिछले कई दशकों से झेल रहा है, चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो, मुंबई का 26/11 आतंकी हमला या फिर 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब देश की बेटियों का सिंदूर उजड़ गया। आतंक पर प्रचंड प्रहार के समर्थक पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठेगा। हम अब पाकिस्तान और आतंक को मुंहतोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के कारोबार वाले बयान पर भी साफ कर दिया है कि सीज फायर से उसका कोई वास्ता नहीं है। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की साख को हिलाकर रख दिया है। ये भी अब साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि अब ये एक नीति बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भारत का जवाब उसकी सेना की गोलियां और उसकी नीति की ताकत देती है, न कि कोई विदेशी धमकी। भारत पर आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान को ये संदेश साफ है, आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करो, वरना ऑपरेशन सिंदूर की आग और भड़केगी। भारत का गुस्सा और गर्व किसी ट्रेड की धमकी के आगे झुकेगा नहीं। ये नया भारत है जो न सिर्फ बोलता है बल्कि करके दिखाता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगी। तब ये विपक्ष ने सवाल पूछे थे कि सबूत कहां है। इस बार ऐसी नौबत नहीं आई। ये तस्वीरें बीते 3-4 दिनों से बिल्कुल वायरल हो चुकी हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में। ये वो ठिकाने हैं पाकिस्तान के जिसको भारतीय सेना ने अचूक निशानों से इस एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान इस बीच में बातें बहुत करता रहा, शेखी बघाड़ता रहा, डींगे हाँकता रहा कि उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत से सैनिक ठिकाने ध्वस्त कर दिए, लेकिन एक भी सबूत तस्वीर के तौर पर वो नहीं पेश कर पाया। जिस आदमपुर एयरबेस में प्राइम मिनिस्टर आज मौजूद थे, उसको लेकर भी पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसको उसने ख़त्म कर दिया है, जबकि आज प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचे, कुछ भी ऐसा नहीं पाया। पाकिस्तान के पास कोई सबूत हो ना हो, पर हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने वो सारे सबूत डे वन से रख दिए कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। क्या डिटेल में आपको एक बार फिर दिखाते हैं। कुछ और साफ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जिससे और स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी और गहरी चोट भारत ने पहुंचाई है। जब भारतीय सेना का पराक्रम पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर गया, तो पाकिस्तान की सेना अपने आतंकी रूप में सामने आ गई। भारत माता की, भारत माता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ कि अब भारत आतंकवादियों और आतंक के आकाओं से एक जैसा बर्ताव करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पाकिस्तान लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने भारत के ठिकानों को मटियामेट कर दिया, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है। जबकि मैक्सार टेक्नोलॉजी से आई ऑपरेशन सिंदूर की सैटेलाइट तस्वीरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद और आतंकवादियों को संरक्षण देने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर की सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तान की बर्बादी बयां कर रही हैं। पाकिस्तान में तबाही की ये नई तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कैसे पाकिस्तान के एयरबेस पर बर्बादी हुई है। आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान का जैकोबाबाद एयरबेस हैंगर तबाह हो चुका है। आप ये भी देखिए कि कैसे पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस हैंगर भी तबाह हुआ है। उसी तरह पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के रनवे पर तबाही भी साफ साफ दिखी है। पाकिस्तान के रहीम यार खान बेस एयर स्ट्रिप पर गड्ढे उसके मिट्टी मिट्टी होने की झलक दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के चकलाला एयरबेस की ऑपरेशन बिल्डिंग तबाह होने की तस्वीरें भी सामने आईं। उसी तरह पाकिस्तान के सुक्कुर एयरबेस का हैंगर भी तबाह हो चुका है। लेकिन उल्टे पाकिस्तानी नेता और सेना ये झूठ फैलाने में लगे हैं कि उन्होंने भारत के सैनिक ठिकानों को बर्बाद किया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया। अगर हम पाकिस्तान के तबाह हुए एयरबेस की ही बात करें तो पंजाब प्रांत में ही ऐसे 5 एयरबेस हैं जहां से पाकिस्तानी सेना अपने लड़ाकू विमानों को नहीं उड़ा सकती, बल्कि वो उड़ने की कोशिश में उड़ा दिए जाएंगे। दक्षिणी पंजाब का रहीम यार खान बेस भी बर्बाद हो चुका है, जो बड़े कमर्शियल एयरपोर्ट के साथ फौजी बेस भी है। ये राजस्थान सीमा के पास है, जहां से पाकिस्तान ड्रोन ऑपरेशन का ठिकाना लगाने का नापाक मंसूबा रखता था। पंजाब के रावलपिंडी में चकवाल एयरबेस तबाह हो चुका है, जहां पाकिस्तानी वायुसेना की कई स्क्वाड्रन मौजूद हैं। साथ ही वहां पाकिस्तान के कई फाइटर तैनात हैं। यहां शाहपार 1 बायर कटार TB2 ड्रोन तैनात है। पंजाब के शोरकोट में रफीकी एयरबेस भी तबाह किया जा चुका है, जहां J-17 और मिराज लड़ाकू विमानों की तैनाती है। साथ ही वहां पर कई स्क्वाड्रन और फाइटर जेट भी मौजूद हैं। वहीं रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन आतंकवाद को अपनी नीति बनाने की ये कीमत पाकिस्तान को आगे और भी चुकानी पड़ सकती है, अगर वो अब भी आतंक से तौबा नहीं करता है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा
अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। भारत ने तो अपनी तरफ से रुख साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को बचना है तो आतंक को छोड़ना होगा। गेंद उसके पाले में है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आपको याद होगा 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो लोगों की पहचान पूछकर, उनका मजहब पूछकर आतंकियों ने गोलियां चलाई थी और 26 लोगों को मार दिया था। लेकिन जब भारत की जान बचाने की बारी आई, भारत की सीमाओं की रक्षा की बारी आई तो हर मजहब का व्यक्ति आगे आया और इसमें कुछ लोग शहीद भी हुए, कुछ जवानों ने शहादत भी दी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीद के बेटे ने उन्हें गर्व से सैल्यूट किया और पूरे परिवार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शहीद मोहम्मद इम्तियाज को यह अंतिम विदाई किसी पत्थर दिल का भी कलेजा पिघला देगी। बिहार के छपरा के गलियारों में तब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक गर्वीली गूंज थी जब तिरंगे में लिपटा हुआ एक वीर सपूत अपने घर लौटा था। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर जब उनके घर नारायणपुर पहुंचा तो हर आंख नम थी, हर दिल में गर्व का ज्वार उमड़ रहा था। उनके बेटे मोहम्मद इमरान रजा की आवाज में दर्द था, लेकिन उस दर्द में एक ऐसी ताकत थी जो हर हिंदुस्तानी के सीने को चौड़ा कर दे। बिलखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिता पर गर्व है, मैं उन्हें सल्यूट करता हूं। मोहम्मद इम्तियाज बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के थे। गड़खा थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव आज उस वीर की शहादत का साक्षी बन गया। इम्तियाज के दोस्त बताते हैं कि 15 दिन पहले ही वे छुट्टी में अपने गांव आए थे, लेकिन किसे पता था कि ये उनसे आखिरी मुलाकात होगी। 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में साथी जवानों को बचाने के लिए उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उनकी शहादत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। पटना हवाई अड्डे पर जब तिरंगे में लिपटा ताबूत उतरा तो माहौल गमगीन हो गया। इमरान, जो अपने पिता की तरह मजबूत और संयमित हैं, उस पल टूट पड़े। उनके आंसुओं ने हर किसी का दिल दहला दिया। मेरे पिता बहुत मजबूत इंसान थे और बहुत गर्व है अपने पिता पे। शहीद इम्तियाज के देश प्रेम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने गांव में अपने खुद के घर का नाम ही सीमा प्रहरी निवास रखा था। शहीद इम्तियाज के जनाजे में भारत माता की जय, शहीद इम्तियाज अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजे। जब जनाजे की नमाज अदा की गई तो आसमान भी जैसे अपने वीर सपूत को सलाम कर रहा था। शहीद इम्तियाज अपने पीछे पत्नी, 2 बेटों और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। 5:30 को मॉर्निंग में बात हुई 10 तारीख को। उन्होंने बताया था कि क्या स्थिति है, कहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। आतंकियों ने ड्रोन से हमला किया जिनमें उनका राइट पैर जो है डैमेज हो गया
और उसी टाइम जो है बात लास्ट टाइम हुई थी, फिर उसके बाद से मुझे बात, जितने भी शहीद लोग हैं उन सब पे गर्व है। सिर्फ उनको ऐसी सबक सिखाना चाहिए कि किसी के बेटे से बाप ना छीना जाए, उसके सर से साया ना जाए बाप का, क्योंकि बाप इस दुनिया में बहुत बड़ा होता है। मोहम्मद इम्तियाज की शहादत सिर्फ एक परिवार या गांव की कहानी नहीं, यह हर उस हिंदुस्तानी की कहानी है जो सीमा पर अपने जवानों के साहस पर गर्व करता है। वो गोलियां जो उनके सीने को भेद गईं, हमारे दिलों में भी चुभ रही हैं, लेकिन उनकी वीरता, उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि भारत के सपूत कभी हारते नहीं, वे अमर हो जाते हैं। बेटे इमरान ने पिता को कांपते हाथों और गर्व से भरे सीने के साथ अंतिम विदाई देते हुए कहा कि मुझे अपने पिता पर गर्व है। हर हिंदुस्तानी के दिल में आज ये आवाज गूंज रही है। आज नारायणपुर का हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग इम्तियाज को सलाम कर रहा है। उनकी शहादत हमें सिखाती है कि देश की रक्षा का मतलब है अपने परिवार, अपने गांव, अपने वतन को हमेशा सलामत रखना। शहीद मोहम्मद इम्तियाज अमर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शहीद इम्तियाज को हम सबका सादर नमन। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की भूमिका पर क्या कुछ लिखा जा रहा है, आप जरूर जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कल के संबोधन के बाद क्या कह रहा है इंटरनेशनल मीडिया, हमने छानबीन करने की कोशिश की, आप भी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने देशवासियों की रक्षा और इंसाफ के लिए आतंकवाद को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उस पर पूरी दुनिया की नजर रही। 4 दिन तक चले भारत पाक संघर्ष के बाद सीज फायर हुई और 12 मई की रात को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उनके शब्दों ने न केवल देशवासियों का हौसला बढ़ाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं बटोरी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया। क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या ब्रिटेन और क्या पाकिस्तान, सभी देशों की मीडिया ने इस संबोधन को अपने अपने चश्मे से देखा और अपने अपने रंग में रंग कर पेश किया, जिसने एक बार फिर साबित किया कि सच्चाई के कई चेहरे होते हैं, पर सच एक ही होता है। इन तमाम खबरों ने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में नई बहस छेड़ दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया। अखबार के मुताबिक मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया। जापान टाइम्स ने इसे और गहराई से देखा। अखबार ने लिखा कि मोदी ने न केवल ट्रंप को युद्ध विराम का श्रेय देने से इनकार किया, बल्कि भारत की कार्रवाई को पूरी तरह स्वदेशी और स्वायत्त बताया। जापान टाइम्स का ये भी कहना था कि मोदी ने अमेरिका का जिक्र नहीं किया। द गार्जियन ने पीएम के उस बयान को सुर्खियों में रखा, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था, हमने अपना अभियान सिर्फ रोका है, खत्म नहीं किया। ब्रिटिश अखबार ने इसे भारत की आक्रामक रणनीति का हिस्सा बताते हुए लिखा कि ये बयान पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो इस संबोधन को युद्ध की धमकी के रूप में पेश किया। समा टीवी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया कि मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को युद्ध की धमकी दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने ये भी जोड़ा कि भारत की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को शायद अपनी समझ से धुंध की परत को साफ करना जरूरी है, क्योंकि युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी का संदेश साफ था। आप खुद सुन लीजिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है।
पाकिस्तानी मीडिया की बौखलाहट इस बात से साफ है कि उसने भारत की कार्रवाई को आक्रामक और शांति के लिए खतरा करार दिया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों को अब कीमत चुकानी होगी। भारत न झुकता है, न डरता है, न शोर मचाता है। पीएम मोदी का 12 मई का संबोधन भारत की इसी नीति का प्रतीक था। वैश्विक मीडिया ने इसे भले ही अपने अपने रंग में रखा, लेकिन भारत का संदेश साफ था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होगी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि जब भारत की तलवार उठती है तो वो खाली मैदान में नहीं लौटती। आने वाले दिन बताएंगे कि क्या पाकिस्तान इस चेतावनी को गंभीरता से लेता है या फिर इतिहास की गलतियों को दोहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 22 अप्रैल यानी पहलगाम के आतंकी हमले के बीते हुए आज 3 हफ्ते पूरे हो गए हैं। इस दौरान धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में हालात बिगड़े भी, लेकिन अब बहुत तेजी से सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरा मौसम सैलानियों का था, पर्यटन का था, और ऐसे में जब ये आतंकी हमला हुआ, वो भी सैलानियों पर, तो सबसे अधिक चोट जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को हुई है, उनके टूरिज्म सेक्टर को हुई है। घाटी के हालात पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अभी कुछ ही मिनट पहले मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए कि इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने क्या क्या कहा। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ, जो कि अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, आपने वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल है सर, आज पहली बार स्कूल खुले हैं वहाँ पर। आज सुबह जब हम देख रहे थे तो बच्चे स्कूल भी गए हैं। क्या प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपने भी राहत की सांस ली है आज? अब लगभग 36 घंटे हो गए सीज़ फायर को मतलब यहाँ पे लागू होते हुए, और फ़िलहाल माँ सिवाय कल रात को जो सांभा में थोड़ा बहुत वो ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली, उसके अलावा सरहद पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात लगभग ठीक ही हैं। किसी तरह की शेलिंग या बमबारी देखने को नहीं मिली। तो बच्चे स्कूल जाने का मतलब कि जीवन जो है अब पटरी पे लौटने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता अभी जिन घरों पे ये शेलिंग का असर पड़ा है, चाहे वो घर जहाँ कोई ना कोई अपनी जान खो गया हो, या वो घर जहाँ पे कोई ज़ख्मी हुआ हो, अभी भी कुछ लोग जो हैं अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है उन घरों पे तो ये असर काफ़ी देर तक चलेगा। या वो घर जो मैंने देखे, चाहे पुंछ में, चाहे अपने टंगधार में, उड़ी में, रजौरी में, बाकी इलाकों में जहाँ पे दुकानों पे, मकानों पे जो है बम पड़े, उनको तो नॉर्मलाइजेशन में वक्त लगेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि स्कूल खोलने से कम एक माहौल में एक बदलाव तो आ ही जाता है। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना पसंद करते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वापस स्कूल जाएं। और हमें लगा कि अब हालात वहाँ तक पहुँच गए हैं कि कम से कम बॉर्डर से दूर जो स्कूल हैं, फ़िलहाल हमने पहले उनको खोला। अब जो बॉर्डर के नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर से थोड़ा दूर जो स्कूल हैं, पहले उनको खोलेंगे। और फिर अगर 2-4 दिन हालात इसी तरह रहे तो बॉर्डर के नज़दीक के भी स्कूल जो रह गए हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। बच्चे बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे सर, जब आज हमारे सहयोगी नजीर ने उनसे बातचीत भी की थी। एज ए चीफ मिनिस्टर सर, आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या है? कैसे नॉर्मलसी पूरी तरह बहाल करेंगे? देखना, जम्मू कश्मीर में चैलेंजेस की कमी तो वैसे भी नहीं रहती। पिछले दिनों से तो चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फ़िलहाल अगर आप देखें, नॉर्मल जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं वो तो रहेंगे, लेकिन आज सबसे पहले तो हमें वो लोग जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज मुकम्मल करना होगा। उसके बाद फौरी तौर जहाँ दुकानों को, मकानों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हमें जायज़ा लेना होगा, मुआयना करना होगा,
और फिर उनको जो राहत हमें पहुंचानी होगी, रिलीफ पहुंचाना होगा, जो मुआवजा देना होगा, वो जल्द से जल्द उन तक पहुंच जाना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत अहम काम है जो हमें जल्द से जल्द करना चाहिए। उसके बाद जो बाकी गवर्नेंस, जो रोज़मर्रा के जो फैसले हमें लेने होते हैं, जो पिछले 8-10 दिन से फुर्सत नहीं मिली लेने की, दोबारा हुकूमत को पटरी पे लाके हमें अपना रोज़मर्रा का कारोबार जो है, काम, वो शुरू करना होगा। कल मैं दोबारा एक और एरिया बॉर्डर का जो है वो टूर करूंगा और उसके बाद उम्मीद करता हूं कि परसों से मैं वापस जो है दफ्तर में बैठ के दफ्तर का जो कामकाज है वो संभालना दोबारा शुरू कर लूँगा। उमर साहब, आपको लगता है टूरिज्म को एक बार फिर से जो है उसके लिए भी आपके पास कुछ प्लान्स होंगे? टूरिज्म का भी सीजन है और उसके बाद इसको एक बार फिर से पटरी पे लाना होगा आपको। यार ये सीज़न तो गया, इस सीज़न से तो हमें ज़्यादा अब उम्मीद है नहीं। आज वाकई दिल टूटा जब डल लेक के ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाके मैं नीचे देखा तो डल में एक भी शिकारा जो है वो देखने को नहीं मिला। ये वैसा सीज़न होता जहाँ के डल में जी शिकारों का जो है ट्रैफिक जैम रहता था, लेकिन आज डल जो है पूरा खाली है। और बिल्कुल यही हाल गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, जो भी हमारे मशहूर टूरिज़म के इलाके हैं, सबका यही हाल है। अब ये सीज़न तो चलिए, इस सीज़न से अब हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इस सीज़न के बाद हमारे लिए पहली जो चुनौती ये रहेगी कि अमरनाथ यात्रा जो है वो ठीक तरह से रहे, वो ठीक तरह से जाए। हमारे जो यात्री आते हैं, सारे यात्री सही सलामत अपने घर वापस पहुँचें। पहले वो मरहला हम तय करें, उसके बाद हम दोबारा टूरिज़म के बारे में सोचना शुरू करेंगे। सर, आप नेशनल टेलीविज़न पे अपील कर सकते हैं, पूरे देश आपको देख रहा है सर। जनाब, मैं फ़िलहाल वो अपील करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम शायद ज़्यादा अपील करके ही अपने आप को इस मुसीबत में फंसा गए। टूरिज़म के हवाले से थोड़ी देर के लिए अगर हम शांत ही रहें तो बेहतर होगा। ये जैसे मैंने कहा, अमरनाथ यात्रा सही सलामत जो है वो ठीक तरह से रहे और उसके बाद हम फिर टूरिज़म की बात करेंगे। अब जब यह हादसा हुआ था, आपने असेंबली बुलाई थी और असेंबली में जो आपने भाषण दिया था वो एक यादगार लम्हा रहेगा। जिसने भी भाषण सुना, वो मैंने पूरा सुना था, हमने दिखाया भी था। आपको लगा क्या उस वक्त कश्मीर पहली बार जो है इस आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सामने आया, जिस ढंग से लोग सड़क पे उतरे थे? उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग अपनी मर्जी से बाहर आए और पहलगाम का जो हमला हुआ उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। ये पहली मर्तबा था इन 35-36 सालों में कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने किसी हमले के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ एक स्पेशल सेशन के दौरान जो है बुलंद की। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहलगाम के हमले के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की और मतलब अपनी मर्ज़ी से की, किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला, ज़ोर नहीं किया, वहाँ एक तरफ से अफसोस इस बात का होता है कि पिछले दिनों की शेलिंग में जो खून खराबा हुआ, जो तबाही हुई, जो लोग मारे गए, उनका कहीं ख़ास जिक्र हो नहीं रहा है। जैसे उनकी मौत जो है वो किसी के खाते में वो दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। इस बात से थोड़ा सा अफसोस हो ही जाता है। जहां हमें पहलगाम के उन 26 लोगों की मौत पे बेहद अफसोस है, वहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि बाकी मुल्क को जो यहाँ लोग इस शेलिंग के दौरान मारे गए, कम से कम उनकी मौत पे कुछ लोगों को अफसोस का इजहार तो करना चाहिए। आपने कहा भी था कि हमारा भी खून है जी, आपने और कहा जब हमारी बात जब हमारी बात कहीं होती नहीं है, जब हमारी बात कहीं होती नहीं है तो थोड़ा सा दुख तो हो ही जाता है। आपने कहा भी था कि सर्वे करना पड़ेगा, इन लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, इनको मुआवजा देना होगा, आपने कहा भी है। नहीं, वो तो वो लोग हुए जिनके मकान टूटे, जिनके दुकान टूटे, जो लोग इस दुनिया को छोड़ के गए, उसका कोई मुआवजा नहीं होता ना। आप उनकी जिंदगी पे कोई पैसों का रकम जो है वो लगा नहीं सकते। कोई दुनिया में इतने पैसे नहीं हैं जो आप इस्तेमाल करके उनके घर वालों को जो है इस सदमे के लिए आप पैसों के बुनियाद पे उनका दिल जो है दोबारा जीत पाएं।
मैं उन लोगों के पैसों के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम बात करते हैं, जब हम उन पहलगाम के 26 जो हमारे टूरिस्ट और 25 टूरिस्ट और एक हमारा लोकल बहादुर नौजवान जिसने टूरिस्टों को बचाने के लिए काम किया, उनकी हम मौत पे जो है अफसोस का इजहार करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो शेलिंग के दौरान हमारे लोग मारे गए, उनका मैं फिर ये बात कहता हूँ ना, कोई खास उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। और उसमें हर मजहब के लोग थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों और गुरुद्वारों पे जो है बमबारी हुई। जरूर। पुंछ में हमारे दरसगाहों पे, हमारे मदरसों पे बमबारी हुई, वहाँ पे भी बम फटे, लेकिन उनका कोई खास जिक्र हो नहीं रहा है। आपने कहा कि जो एक टूरिस्ट के साथ एक कश्मीरी भी मरे, जो कि जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी जान दे दी टूरिस्ट को बचाने के लिए, ये जज्बा भी तो है ना सर? इसको भी तो पूरा इंडिया सराह रहा है। नहीं, वो सराहना चाहिए बिल्कुल। उस आदमी ने बजाय ये कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, सैयद आदिल ने मौत को गले लगाया और वहाँ इस हमले को रोकने की अपनी तरफ से कोशिश की। उसके बारे में जितना हम कहें कम होगा। उमर साहब, आतंकवाद की इस लड़ाई में हम इतना आगे बढ़ गए, अब जो बातें कही जा रही, क्या आपको उम्मीद है, क्या आप आशा करते हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब शांति रहेगी? प्रार्थना भी करता हूँ, आशा भी करता हूँ, ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हालात अब ठीक रहें, ना हम पहलगाम जैसे हमले देखें, तो ना हम पिछले दिनों की बमबारी जो है वो दोबारा देखें। हम अमन पसंद लोग हैं ना, हमने हमेशा अमन चाहा है। हम वो लोग नहीं हैं जो खून खराबा देखना पसंद करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो वार या जंग देखना पसंद करते हैं। हमें अफसोस होता है जब हम वो टीवी स्टूडियो के एंकरों को देखते हैं जो यहाँ से दूर दराज बैठ के बमबारी और जंग की बात करते हैं। अरे जनाब, अपना स्टूडियो उठा के पुंछ लाइए, अपना स्टूडियो उठा के रजौरी लाइए। मैं कहता हूँ अपना स्टूडियो उठा के श्रीनगर लाइए, जब हमारे घर के ऊपरों से वो ड्रोन जाते हैं। फिर जंग की बात करिए ना। जंग की बात नोएडा में बैठ के और बाकी जगहों पे बैठ के करना बहुत आसान होता है। इन लोगों को यहाँ बैठ के जंग की बात करनी चाहिए, फिर मैं मानूं। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।